गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हमारी आवाज बहुत कम आई। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अब बेटा आवाज आ रही है? मैम आ रही है मैम। आ रही है। चलिए, मैं क्या शिवानी क्लास करेगी? नहीं आज, आज मैम सुबह नहीं करी उन्होंने। नहीं करी थी। तबीयत यस मैम। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। मैम जो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैम। अब आ रही है बेटा? यस मैम। मैम आई। अब आ रही है? यस। यस मैम अब आ रही है मैम। अब आ रही है ना? इसको ऐसे करके रखती हूँ फिर मैं, तभी शायद आवाज नहीं आ रही। चलिए, मैम मैम सिस्टम से शायद कम हुई हो, पहले से कम हो। हाँ सिस्टम। अब आ रही है? यस मैम। उस दूसरी जगह के सिस्टम से ना उसमें आती है प्रॉपर आवाज, इसमें थोड़ी सी कम आती है मेरे साथ। चलिए, ठीक। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की उसमें जो परसेप्शन हम लोग पढ़ यस रहे मैम। थे, परसेप्शन की कुछ बातें रह गई थी। वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। जो मैंने तुम लोगों को जो आपको कल बताया था, वो मैंने आपको बताया था किस तरीके से इसमें जो आपका लर्निंग है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उसके बिहेवियर को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे क्योंकि हम पूरा उसमें देख रहे थे ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से परसेप्शन का पूरा प्रोसेस वर्क करता है। पहले हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उसमें आपका जो सिलेक्शन था, परसेप्चुअल सिलेक्शन था, वो आपका पोर्शन मैं करवा रही थी। उसमें जो परसेप्शन का जो पोर्शन था जिसमें आपको सिलेक्शन करना था, उसमें उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स कैसे उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैं आपको बता रही थी किस तरीके से फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है। उसमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में पूरे स्टेप्स फॉलो होते हैं, मैंने कुछ स्टेप्स आपको बता दिए थे यस जिसमें मैम। आपके थे। एक तो था फिगर ग्राउंड। यस मैम। सबसे पहले तो बताया था ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, उसमें क्या किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन जो है नेक्स्ट जो परसेप्शन का प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचता है। जो हमने इन्फॉर्मेशन जो सराउंडिंग से, जो एनवायरनमेंट से कलेक्ट की है, उसको एक मीनिंगफुल सिलेक्शन, जो हमारे सिलेक्ट किया है मैटर, उसको एक मीनिंगफुल सिलेक्शन में चेंज करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है वो पूरा सिलेक्शन के बाद। और ऑर्गेनाइज में सबसे पहला था फिगर ग्राउंड। जो उसमें इररेलेवेंट पोर्शन जो रेलिवेंट पोर्शन होता है उसको हम फिगर कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम उसे मीनिंगफुल सिलेक्शन में चेंज करने के लिए फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको दो चीज़ों में डिवाइड कर देंगे। पहला पोर्शन जो हमारा रेलिवेंट है उसको हम फिगर कहते हैं, और जो हमारा इररेलेवेंट पोर्शन होगा, आवाज़ आ रही है बेटा? यस मैम। जो इररेलेवेंट पोर्शन है उसको हम जो ग्राउंड कहते हैं। तो हम पहले ग्राउंड को और फिगर को अलग कर लेंगे, रेलेवेंट पोर्शन को और इररेलेवेंट पोर्शन को हम अलग कर लेंगे, ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को, हमने स्टिमुलस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकें, ताकि उससे हम बेहतर मीनिंग इन्फ्लुएंस कर सकें। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है वो है परसेप्चुअल ग्रुपिंग। यस क्योंकि यस मैम। पहले हमने इररेलेवेंट और रेलेवेंट अपना पोर्शन अलग कर लिया, और जो रेलेवेंट पोर्शन था अब उसको हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे, किस तरीके से उसको ग्रुप किया जाएगा। इस पूरी इंफॉर्मेशन को ग्रुपिंग करने के लिए जो तरीका है वो है वेदर इट इज ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, फिर वेदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, फिर कंटिन्यूटी और क्लोजर एंड एरिया। ये पांच प्रिंसिपल हैं जिसपे उसकी ग्रुपिंग जो है वो होती है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था उसके बाद सिंप्लीफिकेशन इसका रहेगा कि जब whenever a people are loaded with information they try to simplify it to make it more meaningful। क्योंकि जब हम ओवरलोडेड है सारी इंफॉर्मेशन से, जब तक हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक वो हमें प्रॉपर जो है जो उसका मीनिंग हम
नहीं उसके द्वारा कन्वे कर पाएंगे, ना नहीं उसका प्रॉपर मीनिंग समझ पाएंगे। तो इसमें जो लेस इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है उसको हम अलग कर देंगे और जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम पूरा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। ठीक है, yes फिर ma'am. इसमें नेक्स्ट हो जाता है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। कल पॉइंट रह गया था आपका। फिर नेक्स्ट है आपका परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। ठीक है, तो हम पहले उसे ग्रुपिंग से ले लेते हैं, इसमें आपको पूरा बताऊंगी, फिर उसके बाद जो आपका परसेप्टिव कॉन्स्टेंसी है फिर मैं उसको साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी उसी के साथ। अब मैं सबसे पहले बता रही हूँ आपको ग्रुपिंग कैसे की जाएगी। उसमें ग्रुपिंग में सबसे पहले मैंने बताया था सिमिलैरिटी। तो जिस प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट या सिमिलर्स हमने इन्वायरमेंट से कलेक्ट किया है उसको हम पहले ग्रुप करेंगे। जो सिमिलर साइज के होंगे, सिमिलर शेप लिए होंगे या सिमिलर क्वालिटीज लिए होंगे उनको हम एक साथ ग्रुप कर देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी, Yes ma'am. प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। दूसरा प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमिटी। देखिए सिमिलैरिटी यानी समानता, जिन इंफॉर्मेशन में, जिन ऑब्जेक्ट्स में, जिन इवेंट्स में सिमिलैरिटी है यानी समानता है उनको एक साथ क्लब कर देंगे, एक साथ उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, अब प्रॉक्सिमिटी का मतलब है एग्जैक्टली मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई, एकजुटता जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे से वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर, मतलब उनमें समानता नहीं है लेकिन एकजुटता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एप्पल है, तो दो एप्पल हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों सिमिलर हैं भाई, सेम फ्रूट है, दोनों एप्पल ही हैं। और मान लो इसे तो हम सिमिलैरिटी का मान लें, और मान लो ऐसा है कि हमारे पास एप्पल हैं और मैंगोज हैं। अब दोनों को कैसे एक ग्रुप में लाएंगे, तो हम दोनों को एक ग्रुप कैसे करेंगे, जैसे मान लो कुछ फल हैं कुछ सब्जियां हैं, तो आ, ये दोनों सिमिलर तो नहीं है, एप्पल मैंगो या अनानास ये सिमिलर नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कि क्योंकि ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही हैं, फ्रूट्स हैं, True. इस Yes तरीके से ma'am. वो जुड़े हुए माने जाते हैं। ठीक है, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, भाई कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर लोगों को क्लब करना है, तो भाई जो क्या कहते हैं बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल एक जैसे हैं उनको सिमिलर करना तो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी का होगा। लेकिन जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उस पे वो बेसिकली काम कर रहे हैं, तो सारे चाहे वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं है, लेकिन वो एक ही मशीन पर ये एक ही सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं, एक ही टेक्नोलॉजी से वो काम कर रहे हैं, इस वजह से वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब क्लियर हो गया? Yes ma'am. कल आपको क्लियर नहीं होता सिमिलैरिटी और प्रॉक्सिमिटी के बीच में Yes ma'am. डिफरेंस। फिर जी मैम. नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जो सेम पैटर्न हम फॉलो कर रहे थे ये नहीं मुझे ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, लेकिन जो सेम पैटर्न हम फॉलो कर रहे थे काम करने का या कोई भी इवेंट करने का या कुछ भी करने का, उसमें हम सिमिलर उसकी हम कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं। उसमें कोई नया प्रोसीजर या नया फॉर्मूला या नया तरीका ईजाद नहीं करेंगे अलग से, उसी को पैटर्न को हम कंटिन्यूसली फॉलो करते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, Yes ma'am. अब है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर का मतलब ये होता है कि कई बार होता है कि पीपल व्हेन फेस्ड विद इनकम्प्लीट, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो हमने कलेक्ट कर ली, लेकिन ये है कि हम डिसीजन लेने के लिए हमें वो प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन जो है वो कई जगह कटी छटी है, वो हमारे पास कहीं गैप्स हैं, तो हमें अगर डिसीजन लेना है उस परिस्थिति में, तो ऐसे में फिर जो मैनेजर है या जो भी उसके हाथ में पास है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपनी समझ से उन गैप्स को फिल करने का काम करेगा। मतलब क्लोजर का मतलब है उनको वो गैप्स को क्लोज करने का काम करेगा, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो गैप्स दिखाई दे रहे हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसके आधार पर सही डिसीजन लेने के लिए उन उनको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पर उनको गैप्स को फिल करने का काम करेगा। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। अब आ जाता है प्रिंसिपल एरिया प्रिंसिपल। एरिया प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम जैसे मैं आपको इसे डायग्राम से शो करने मतलब समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे एक गोला है, उसमें एक कुछ पोर्शन वाइट का है, कुछ पोर्शन ब्लैक का है। जो पोर्शन हमारे लिए रेलिवेंट है दैट इज कॉल्ड फिगर, उसको हमने क्या कहते हैं स्टार के रूप में, उसको एक क्रॉस के रूप में, उस गोले के अंदर एक क्रॉस के रूप में, और क्रॉस को हमने किससे कलर किया है, वो क्रॉस जो है व्हाइट कलर में है।
ठीक है, दैट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है, और वो रेलिवेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, फिगर कहेंगे। और बाकी जो एरिया है वो ब्लैक है, वो क्या कहलाएगा, वो बैकग्राउंड कहलाएगा, वो ग्राउंड कहलाएगा, ठीक है। एक तो हमारा ये, ठीक है। अब इसी का दूसरा जो कंट्रास्ट करता हुआ डायग्राम हम खींचते हैं, जिसमें एक पूरा सर्कल है और जो एरिया उसमें वाइट था वो एरिया इसमें क्या है, वो एरिया इसमें ब्लैक है। बाकी उसका बैकग्राउंड जो है वो कैसा है, बैकग्राउंड उसका वाइट है, ठीक है। तो एरिया प्रिंसिपल का मतलब जो एरिया पहले हम सिर्फ फिगर मान रहे थे, इंपॉर्टेंट मान रहे थे, वो क्या हो गया, वो ग्राउंड बन गया, वो बैकग्राउंड बन गया। और जो एरिया हम बैकग्राउंड बनाया हुआ था वो सडनली क्या बन गया, वो एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गया। मतलब कहने का मतलब ये, ऑर्गेनाइजेशन में कब क्या डिसीजन हो, किस तरीके से कुछ काम हो, कि जो चीजें हमें अनइम्पोर्टेंट लग रही थी वो सडनली इम्पोर्टेंट हो गई, डिपेंड अपॉन द वर्क, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये चीज जो थे, मतलब उसका जो बिल्कुल दृष्टिकोण है उस संदर्भ में बिल्कुल बदल गया भाई। जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो अनइम्पॉर्टेंट हो गई, वो बैकग्राउंड में चली गई, और जो चीजें बैकग्राउंड में थी वो सडनली इम्पोर्टेंट हो गई, ठीक है। यस मैम, दैट इज ठीक। कॉल्ड एरिया प्रिंसिपल। तो इस तरीके से जो है ये प्रिंसिपल्स हैं जिनमें, जिसके आधार पर हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है परसेप्टिव कॉन्स्टेंसी। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें जो ऑब्जेक्ट के संदर्भ में, जो भी हमने इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट या इवन जो भी लिया है उसके संदर्भ में कुछ चीजें कांस्टेंट रखी जाएं, कुछ चीजें, कुछ वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं, जबकि आसपास की जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें चेंज आता जाता है, लेकिन हमें उसकी कॉन्स्टेंसी को बनाए रखना होता है। उसी कॉन्स्टेंसी को बनाए रखने के संदर्भ में यदि ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट संदर्भ में इसको लें, तो हम उसकी कॉन्स्टेंसी उस ऑब्जेक्ट की, इस इंफॉर्मेशन की, इवेंट की इसलिए बनाए रखते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहे। यदि हम उसकी कॉन्स्टेंसी को डिस्टर्ब करेंगे तो वो हमारी जो स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं जो है वो जिसे कहते हैं हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कॉइन है, यदि हम यस कॉइन को यदि हम लेते हैं, यदि हम उसे एक तरीके से देखते हैं, यदि हम उसे 90 डिग्री के एंगल से देखते हैं तो वो हमको राउंड दिखाई देता है, यदि हम इसको 45 डिग्री के एंगल से देखते हैं वो हमको ओवल दिखाई देता है। लेकिन है तो वो कहते हैं ये जो सर्कम्स है, ये जो स्टिमुलस में चेंज, जो वेरिएबल जो चेंजेस हैं, इसको आप नजरअंदाज कर दीजिए। फाइनली वो कॉइन कैसा है, ये मान के चलिए फाइनली वो कॉइन राउंड ही है, तभी हम प्रॉपर तरीके से काम कर। और इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल, दो टीमें फुटबॉल खेल रही हैं, ठीक है। अब जब फुटबॉल, अब दो टीम, फुटबॉल एक की तरफ है, तो जिसकी तरफ है उसको वो पास दिखाई, वो उसको बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसकी तरफ नहीं है उसको वो छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वो दूसरी टीम के प्लेयर्स खेलते वक्त क्या वो ये सोच के खेलेंगे कि ये छोटा सा बॉल है, वो क्या सोच के खेलेंगे, ये वो ही बड़ा बॉल है, वो दूर है इस वजह से हमको छोटा दिखाई दे रहा है। यदि वो उसको छोटा मान के खेलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए ये जरूरी है कि कई बार वेरिएबल्स को जो मतलब जो सर्कमस्टांसेस में या जो बैकग्राउंड में जो हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसको नजरअंदाज, आसपास के वातावरण के चेंजेस को नजरअंदाज करते हुए उसकी कॉन्स्टेंसी को बनाए रखना चाहिए। ये कॉन्स्टेंसी को बनाए रखने के संदर्भ में बहुत सारे इसमें बात करते हुए वो कहते हैं, इसे भी बहुत सारे जो है प्रकार हैं, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे शेप कॉन्स्टेंसी, ठीक है। शेप कॉन्स्टेंसी का मतलब ये है आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन उसकी शेप जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। आप किसी भी एंगल से उसको अगर आप एनालाइज करें तो इसकी शेप कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कॉइन का बताया, इसमें यस कॉइन जो है वो राउंड ही रहेगा। अगर आप कॉइन को ये मान गए, अगर हम ये सोचने लगे कि अगर हम उसकी वो वेरिएबल्स जो हमें गलत पिक्चर दे रहे हैं, कि अगर हम इस एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं हम ऐसा दिखाई दे रहा है। यदि हमें सही तरीके से उसकी शेप को समझना है तो हमें ये मानना पड़ेगा, तो हमने इस चीज को नजरअंदाज करते हुए उस चीज पर फोकस करना पड़ेगा कि उसकी शेप तो कांस्टेंट ही है। ये तो हमारा देखने का जो इधर दूसरी डायरेक्शन से उसकी वजह से होगा।
वो हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे हम ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में भी जो है इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट yes ma'am, चीज आ जाती है साइज कॉन्स्टेंसी। भाई उसके साइज में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग जो है वो उससे डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे मैंने आपको फुटबॉल के एग्जांपल से बताया, तो उनकी जो प्लेइंग है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, फिर इस तरीके से कलर कॉन्स्टेंसी भी होती है। भाई कलर जो है वो एक जैसा ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई किसी व्यक्ति की ब्लू कार है, ठीक है, यदि वो अंधेरे में देखे तब भी ब्लू नजर आएगी। अगर वो मानो थोड़ा सा कलर का डिफरेंस होगा, लेकिन वो यदि वो मान ले कि नहीं मेरी जो कार है वो इस कलर की नहीं इस कलर की है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये इस प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसकी सराउंडिंग के चेंजेस हमें परिस्थिति के अनुसार दिखाई दे रहे हैं, इसको हमें नजरअंदाज करना पड़ेगा और उस कॉन्स्टेंसी को बनाए रखना होगा यदि हम प्रॉपर वे से या प्रॉपर तरीके से उस चीज को समझना चाहते हैं। तो इसी प्रकार yes की परिस्थितियां जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी होती हैं। कई बार साइकिल में हमें बहुत सारे चेंजेस जो जिसे कहते हैं हमें जैसे टाइम जिसे कहते हैं एक परमानेंट टेम्परेरी, हमें टेम्परेरी फेस हमें दिखाई देता है। कभी हमें इस तरीके से दिखाई देगा, कभी हमें इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन वास्तविकता में वो कांस्टेंट वेरिएबल होता है जिसे हमें कांस्टेंट ही मानना होगा। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का प्रिंसिपल कहते हैं। जो ये उसमें नहीं है, ये जो 5 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुपिंग में नहीं इंक्लूड होता, वो उसके स्टेप्स में इंक्लूड होता है। इसमें yes फर्स्ट ma'am, है ना, yes सिंप्लीफिकेशन के ma'am, बाद मैंने आपको फोर कॉन्सेप्ट, पॉइंट फोर्थ पॉइंट था ये। हाँ उसका नेक्स्ट पॉइंट था। ठीक है, जी अब जी आ जाता है आपका इंटरप्रिटेशन। पहले मैंने बताया था आपको सिलेक्शन, परसेप्चुअल सिलेक्शन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर नेक्स्ट है आपका परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, yes ma'am, yes ma'am, जो परसेप्शन का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, परसेप्शन प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है इंटरप्रिटेशन। और पहले सिलेक्शन ऑर्गेनाइज करने के बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, ताकि हम रेफरेंस जिसे कहते हैं उससे हम रिजल्ट ड्रॉ, इन्फ्रेंसेस जो है उससे ड्रॉ कर सके मीनिंगफुल। यदि हम सिलेक्शन या ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे उससे पहले, तो वो कहीं ना कहीं तरीके से वो मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन इज मीनिंगफुल ओनली आफ्टर द प्रोसेस, जो उसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है, आफ्टर द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग बीइंग डन, after that when interpretation will done, then it is meaningful, otherwise it will become meaningless. It is the integral part of the perceptual process, क्योंकि ये फाइनली हमें वो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेगा, फाइनली वो बिल्कुल जिसे कहते हैं रिजल्ट की तरफ आ जाएगा कि वास्तविकता में जिस चीज को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वो वास्तविकता में क्या कैसी है। ये फाइनल जिसे कहते हैं फाइनल शेप की तरफ हमारा प्रोसीजर पहुंच रहा है इंटरप्रिटेशन के स्टेप के दौरान। ठीक है, yes ma'am, बहुत सारे फैक्टर्स भी जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। जैसे आपका एट्रीब्यूशन है, आपको इन बेसिकली इसमें इनके स्टेप्स को ही समझना है। जिनके फैक्टर्स हैं वो है एट्रीब्यूशन। ठीक, एट्रीब्यूशन है आपका, स्टीरियोटाइपिंग है, हेलो इफेक्ट है। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो जो साथ साथ समझाऊंगी तब आप साथ साथ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। फिर है yes परसेप्शनल सेट है, हेलो इफेक्ट है। ठीक है, फिर आपका प्रोजेक्शंस हैं, परसेप्चुअल कंटेक्स्ट है, परसेप्चुअल डिफेंस है, फिर इल्यूजन्स है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, प्रोजेक्शन है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं, वो जो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस करने का, हमारे जो परसेप्शन प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन के दौरान जो है उसे इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। तो उसमें yes सबसे ma'am, पहले हम जो समझेंगे वो है एट्रीब्यूशन। ठीक है, yes एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो भी बिहेवियर हमको दिखाई दे रहा है, हम उसको कॉज, हम उसका कॉज ढूंढने का काम करें, उसको हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस बिहेवियर, तो उस ढूंढने के जो प्रोसेस है उसको हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। तो उसके ऊपर एक थ्योरी, मतलब वो क्या थ्योरी है जिस पर वो फंक्शन करता है, इसमें किन किन चीजों पर वो बेस्ड होता है उसको हम समझेंगे। जैसे एट्रीब्यूशन है, वो जो बेस हो रहा है, वो जिस थ्योरी पे काम कर रहा है, जिस थ्योरी पे वो काम कर रहा है उसमें तीन चीजें जो हैं,
इनका एग्जामिन करके हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि उसके पीछे क्या कॉज या क्या फैक्टर काम कर रहा है। इसमें 3 चीजें हैं, वो है डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंसेंसस। मैम लास्ट क्या मैम? कंसेंसस यानी सहमति, कंसेंसस। यस मैम। ठीक है, तो एट्रीब्यूशन, उसे भी आप लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। एट्रीब्यूशन refers to the attribution refers to the process by which individual इंडिविजुअल, यस मैम। assigns individual assigns यस मैम। causes to यस मैम। the behavior of the others. People are interested यस not यस only मैम। people are interested not only in observing behavior in organization, not only in observing behavior in organization, but also try to determine its causes, but also try to determine its causes. यस। कि क्यों हमारे लिए एट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लोग ना जो जिसका बिहेवियर है केवल वही मतलब ऑब्जर्व करने तक ही अपने आप को संतुष्ट नहीं रखते हैं, बल्कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि उसका ऐसा बिहेवियर क्यों है। ठीक है, और ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, द थ्योरी जिस पे काम कर रहा है, वो 3 जो वर्ड्स हैं उन पे वो बेसिकली बेस्ड है। वो है डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंसेंसस। अब डिस्टिंक्टिवनेस क्या है, लिख लीजिए। इट इज द डिग्री टू विच अ पर्सन, इट इज द डिग्री टू विच अ पर्सन बिहेव यस मैम। सिमिलरली इन डिफरेंट सिचुएशंस। यस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर के संदर्भ में देखें, तो कोई व्यक्ति जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से एक जैसा व्यवहार, मतलब अगर उसका व्यवहार वर्तमान में मतलब इस प्रकार से है, तो डिफरेंट सिचुएशंस में आएंगे, क्या उसका व्यवहार तब भी वैसा ही रहेगा या उसमें कहीं चेंजेस हमको दिखाई देंगे। तो किस डिग्री तक उसमें चेंजेस दिखाई देंगे या किस डिग्री तक उसमें सिमिलैरिटी दिखाई देगी, ये चीज हमको डिस्टिंक्टनेस फैक्टर से समझ में आती है। इसको इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। इट इज द डिग्री, इट इज द डिग्री टू विच अ पर्सन to which a यस। person engages in the same behavior, in the same behavior at different times, at different times। वो डिफरेंट सिचुएशंस की बात करता है या डिफरेंट टाइम्स की बात करता है, मतलब किस लेवल तक वो सेम बिहेवियर डिफरेंट टाइम के, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड्स में उसने उसे फॉलो किया, किस लेवल तक उसमें सिमिलैरिटी थी, और वो डिफरेंट सिचुएशंस की बात करता है। ठीक है, ये अंतर है। फिर है यस। कंसेंसस। इट इज द डिग्री टू विच, it is the degree to which other people are engaging
Yes, ma'am. People are behaving, are engaging in the same behavior. Yes. ठीक है, तो इस तरीके से इन 3 फैक्टर्स को हम स्टडी करके या मेजर करके हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से वो बिहेव कर रहा है। इसमें भी दो दो फैक्टर्स, दो एट्रीब्यूशंस है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। मतलब वो ऐसा बिहेव कर रहा है, उसके कुछ आंतरिक कारण है, और एक्सटर्नल में इसके आंतरिक कारण नहीं होता, बाह्य कारण हम उसको मानते हैं। और ये इस पे डिपेंड करता है कि जो लेवल है या उसकी इंटेंसिटी है वो लो है कि हाई है। यदि लो डिस्टिंक्टिवनेस होगी, लो कंसिस्टेंसी होगी, लो कंसेंसस होगा। यदि तीनों चीजें लो हैं तो जो उस बिहेवियर के पीछे जो कारण है उसको लिख लीजिए। यदि यदि वो लो है, तीनों फैक्टर्स, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंसेंसस, दो उसके पीछे इंटरनल एट्रीब्यूशन है, तो आंतरिक कारण है। ठीक है, और यदि वो हाई है यानी हाई डिस्टिंक्टिवनेस, हाई कंसिस्टेंसी और हाई कंसेंसस है, तो वो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ट उसको एक फिगर में भी ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन, एक कॉलम बना, एक कॉलम बनाओ या एक रेक्टेंगल बनाओ, ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर। उसमें आप बीच में 3 लाइन खींची बना सकते हो, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंसेंसस, और ब्रैकेट में उसके नीचे सकते हो हाई एंड लो। ठीक, और उसमें रिजल्ट क्या निकल रहा है? एट्रीब्यूशन ऑफ कॉजेस, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये है पूरा एट्रीब्यूशन का प्रोसेस। कि मतलब ऑब्जर्वेशन होता है बिहेवियर का, और वो डिस्टिंक्टिव, ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम उसके बिहेवियर को मतलब एनालाइज करते हैं, और जिसके द्वारा इनकी हाई और लो लेवल के द्वारा ये तय होता है कि आंतरिक कारण है इस बिहेवियर के या बाह्य कारण है इस बिहेवियर के। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर जो है इस तरीके से वो काम करता है। और मैम एक फिर बार ये रिपीट कर दीजिए एक बार, जैसे जो हाई इंटेंसिटी है मतलब वो हाई एट्रीब्यूशन की वजह से है। हाँ, यस मैम, तो उसमें मैम इंटरनल फैक्टर्स जब हाई है तो उसके पीछे एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, एक्स्ट्रा, यस मैम हाई वाला तो एक बार कंफ्यूजन था। यस मैम, और जब एक्सटर्नल। लो है तो इंटरनल फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और वो यस मैम। आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी कब वो लो माना जाएगा, कब वो हाई माना जाएगा। और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि समझ ही नहीं, मतलब बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट होती है कि वेदर इट्स लो और हाई, इन बिटवीन स्थिति हो जाती है। ठीक है, यस मैम। यस। तो हम क्लियर चॉइस कर ही नहीं पाते हैं कि वेदर आइदर देयर इज इंटरनल फैक्टर्स इज रिस्पांसिबल फॉर इट और एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर इट। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई कोर्स चल रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें एक लड़की की परफॉर्मेंस की थी, एक लड़की या लड़की किसी भी परफॉर्मेंस ले लीजिए। यदि एक लड़की की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मान लो उसका नाम गीता है, उसने परफॉर्म किया है, तो उसके डिफरेंट सेमेस्टर्स में जो मार्क्स थे, और जो लास्ट सेमेस्टर की बात करें, यदि 3 सेमेस्टर्स होते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में उसके मार्क्स जो आए वो बहुत कम आए। ठीक है, तो अब उसके सामने, अब उसका बिहेवियर ऐसा क्यों था, उसके ये मार्क्स इतने कम कैसे आए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। उसके मार्क्स कम आए, हम उसी से मतलब नहीं है, हमें ये भी ऑब्जर्व, हमें ये वो कारण भी जानना है कि किस वजह से उसके मार्क्स कम आए। ठीक है, ये चीज को अगर हम इंटरकनेक्ट करेंगे, आप रिलेट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी व्यक्ति का यदि कहीं सडनली बिहेवियर, कोई चेंज या कोई पर्टिकुलर बिहेवियर हम देखते हैं, तो उसको हम रीजन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ, जैसे किसी कॉलेज में किसी कोर्स में थर्ड सेमेस्टर में किसी बच्ची के एग्जाम में मार्क्स कम आए, तो अब इन तीनों फैक्टर्स से हम ये देखने का प्रयास करेंगे क्या इसके पीछे इंटरनल एट्रीब्यूशन है या वेदर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। तो इसमें सबसे पहले है डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक है, तो हम हमारे सामने क्या क्वेश्चन होगा, डज दिस पर्सन बिहेव इन दिस मैनर इन अदर सिचुएशन। मतलब पहले भी क्या उसके जो थे कम ही मार्क्स आ रहे थे इस तरीके से, या फिर डज दिस पर्सन बिहेव इन दिस सेम
मैनर एट अदर टाइम्स ऑल्सो, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में भी वो ऐसे परफॉर्म कर रही थी और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में भी। इसमें दोनों में अंतर है। एक सिचुएशन क्या है, और मतलब आप सिचुएशन को देख लीजिए, या इसको इस तरीके से देख सकते हैं अदर कोर्सेज में। ठीक है, अदर कोर्सेज में क्या उसके इसी तरीके से कम, इस बार जो उसके डिफरेंट सिचुएशन की डिफरेंट सिचुएशन की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब इस संदर्भ में यदि हम देखें तो क्या इसके इस पेपर में थर्ड सेमेस्टर में कम नंबर आए हैं, क्या अन्य सब्जेक्ट्स में भी वो ही सेम ही परफॉर्मेंस है, उसके कम नंबर हैं। फिर दूसरी चीज़, क्या पहले के जब एग्जाम्स दिए थे उसमें भी क्या इस प्रकार की परफॉर्मेंस उसकी रही थी या नहीं, और क्या सेम ही तरीके से उसने परफॉर्म किया था। और फिर कंसेंसस वाले पोर्शन में हम क्या स्टडी करेंगे, क्या अन्य व्यक्ति भी, अन्य बच्चे भी उसकी क्लास के हैं, वो उन लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर में परफॉर्मेंस था वो वीक था। तो इन 3 क्वेश्चंस पे हम अपना पूरा जो कॉज़ है वो बेस करेंगे। ठीक है? तो हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को जानने का प्रयास करेंगे। यदि इसका आंसर तीनों में यस आता है, मतलब डज़ दिस पर्सन बिहेव इन दिस मैनर इन अदर सिचुएशन, यानी अदर कोर्सेज़ आल्सो, ठीक है, उसका सेम बिहेवियर रहा है, या फिर डज दिस पर्सन बिहेव इन दिस सेम मैनर एट अदर टाइम्स ऑल्सो, पहले भी कभी ऐसा रहा है। यदि इसका आंसर भी यस है, तो इसका मतलब पहले वाले का यस लो डिस्टिंक्टिवनेस है, और इसका भी आंसर यानी यस है, तो यानी यस लो कंसिस्टेंसी है। और क्या अदर पर्सन ऑल्सो बिहेविंग इन द सेम मैनर, क्या अन्य बच्चों के भी इसी तरीके से इस सेमेस्टर में कम नंबर आए हैं, कि अन्य लोगों का भी यही बिहेवियर रहा है। तो ये इस आंसर को भी यस करता है जो लो कंसेंसस बताता है। ठीक है, तो लो डिस्टिंक्टिवनेस भी है, लो कंसिस्टेंसी भी है, लो कंसेंसस भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंटरनल एट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि ऐसा बिहेवियर दूसरा नहीं दिखा रहा, ऐसा उसके साथ अन्य सिचुएशन। यस का मतलब क्या है, क्या ऐसा हुआ है, हाँ हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी ऐसा अन्य व्यक्ति भी, तो इसके आंतरिक कारण वो बता रहा है। और कहते हैं कि नहीं, जब हम कहते हैं कि नो, नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हम इसके बाह्य कारण खोजने का प्रयास करते हैं। और दोनों ही स्थितियों में, चाहे आंतरिक कारण हो या बाह्य कारण हो, हम उसका हम ये क्यों जानना चाह रहे हैं, हम इसलिए जानना चाह रहे हैं ताकि वो आंतरिक या बाह्य कारण जिसके लिए भी हम उसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उसके प्रेजेंट बिहेवियर के लिए, उसमें हम चेंज करके, हम उसमें सुधार करके उसके बिहेवियर को या उसकी परफॉर्मेंस को बढ़िया कर सकें। जैसे मान लो, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी व्यक्ति का यदि उसका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहा, प्रोडक्शन में अगर वो लगा हुआ है, उसका काम जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करता, तो क्योंकि किसी की परफॉर्मेंस जो है, कि ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल बेस है, यदि किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहेगी, और मान लो एक नहीं कुछ लोगों की इस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगी, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो यदि हम ये जान लें कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस ऐसा हो गया, तो वो क्या आंतरिक कारण है या बाह्य कारण है, तो ऐसे में फिर हम उसको सुधार करने का उसमें प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एट्रीब्यूशन के माध्यम से जो है उसको कॉज देने का मतलब हम मतलब वी आर ट्राइंग टू गिव कॉज टू दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, सो दैट वी कैन करेक्ट इट प्रॉपरली। और ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए वो बेसिकली हमारा पूरा फंक्शन हो रहा है, पूरा काम हो रहा है, उसमें वो उसके बिहेवियर की स्टडी के माध्यम से कारण जान सके, उसका ऐसा बिहेवियर क्यों था, ताकि हम उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में, उसके इफेक्टिवनेस में हम मतलब इन्हांस कर सकें। ठीक है, यस नेक्स्ट आ मैम। जाता है आपका स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि पहले से हम एक माइंडसेट बना लेते हैं कि कुछ लोग, कुछ कैटेगरी के पीपल जो हैं वो ऐसा ही बिहेव करते हैं। पहले से हमने माइंडसेट बना लिया कि क्या है, कि ये जो इस कैटेगरी के लोग हैं वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं। और इस स्टीरियोटाइपिंग को बनाने का भी एक प्रोसीजर है। पहले हमारी मानसिकता क्या होती है, हम क्या करते हैं, लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में मतलब कैटेगराइज कर देते हैं। और उसका आधार क्या होता है, उसका आधार होता है एज, सेक्स, रेस, ऑक्यूपेशन। उससे हम इस आधार पर लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में, स्टीरियोटाइपिंग वाली भावना कैसे आती है, हम इस टाइप ऐसा बिहेवियर हम कैसे शो करते हैं,
वो ऐसे शो करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं, ठीक है, और फिर हम उसके आधार पर फिर ऑल पीपल विद इन द, फिर हम डिफरेंट लोगों को उनकी उस कैटेगरीज में डाल देते हैं कि ये इस कैटेगरी में है, ये इस कैटेगरी में, ये इस कैटेगरी में है, ठीक है। फिर हम उनसे वो उसके आधार पर एक्सपेक्टेशन सोचते हैं, हम उससे उसके आधार पर हम सोचते हैं कि हम ये उनका व्यवहार इस टाइप का होगा, और फिर उसके बाद फाइनली हमारा व्यवहार इसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो हम एक प्रकार से एक माइंडसेट तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वो एक्सपीरियंस रहा होता है और हमें ऐसा लगता है कि इस टाइप का व्यक्ति जो है वो ऐसा ही काम करेगा। जैसे हम जैसे हमने कोई किसी जगह देखा कि विमेन्स जो हैं, क्योंकि इसका आधार सेक्स है, विमेन एंड मैन, हम क्या मान के चलते हैं कि हमने पहले से ये दिमाग में माइंडसेट बना रखा है कि जो लेडीज हैं वो हाई प्रोफाइल मतलब हाई मतलब अच्छी ओहदों पे जब पहुंच जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशंस को लेकर बहुत रिजिड हो जाती हैं, और जबकि जो मैन है वो रूल रेगुलेशन को लेकर इतना रिजिड नहीं होता। तो हम ये पहले से माइंडसेट मान के चलते हैं, तो यदि हमको कोई ऐसा बिहेवियर दिखाई भी देगा तो हम सडनली इस बात को कहें, हाँ ये तो हमने पहले ही से हमें पता है कि जब महिलाएं ऐसे ओहदों पर आती हैं तो इसी प्रकार का कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसे हम इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, यस मैम। ठीक है। फिर आपका आ जाता है एक परसेप्चुअल सेट, ठीक है। परसेप्चुअल सेट का मतलब ये होता है कि प्रीवियसली हेल्ड व्यूज अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल परसेप्शन। इसमें किसी इंडिविजुअल के संदर्भ में, ये तो हमने कैटेगरी ऑफ पीपल को एक प्रकार से माइंडसेट बना लिया, किसी इंडिविजुअल के संदर्भ में भी हम इस प्रकार का माइंडसेट बना सकते हैं कि हमारे दिमाग में आ गया, अरे जैसे हमारे दिमाग में आ गया जो वर्कर्स हैं वो बेसिकली जो हैं वो बड़े लेजी और होते हैं और वो अपना फायदा निकालने का काम करते हैं। तो यदि हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल से या उसी टाइप के वर्कर से मिलेंगे तो हमको लगेगा हाँ ये तो वर्कर कैटेगरी का व्यक्ति मतलब वर्कर है या इस टाइप का उसमें आता है, इसीलिए उसका बिहेवियर जो है वो इस प्रकार से है। तो इसमें हम पहले से ही एक बिलीफ या एक माइंडसेट लेकर चलते हैं कुछ लोगों के बारे में, उसमें तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी ही हमने पहले ग्रुपिंग कर दी और वो बना दिया कि हम सेट हो गया। इसमें पर्टिकुलर लोगों के बारे में भी इस प्रकार की राय कायम हो सकती है। तो इस प्रकार के यस मैम। फैक्टर्स जो हैं, ये हम इन फैक्टर्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे उस मानसिकता का, हमारा दृष्टिकोण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। हम दृष्टिकोण परसेप्शन क्यों समझ रहे हैं, ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम, हमें तो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के संदर्भ में समझना है, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का बिहेवियर ऐसा क्यों है, हम उसके संदर्भ में उनके बिहेवियर के संदर्भ में जानने के लिए हमें उनकी मानसिकता या उनके दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा। उसके दृष्टिकोण के संबंध में हमें एक राय कायम करनी पड़ेगी, और उस राय को कायम करने में ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। स्टीरियोटाइपिंग या सेट जो है वो उसमें जो है वो उसे कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा और फैक्टर आता हुआ था हेलो इफेक्ट, HALO मतलब इफेक्ट तो आपको पता ही, हेलो इफेक्ट वो भी एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं हमारे परसीविंग के जो संदर्भ में जो है उसे इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। हेलो इफेक्ट का मतलब ये है कि हम पहले से क्या कहते हैं परसीव कर लेते हैं लोगों के बारे में, उनको गुड और बैड की कैटेगरी में जो है डिवाइड कर देते हैं। जो हमने लोगों जिसके बारे में मानसिकता हम जानने का, जिन लोगों के बारे में जो इन्वायरमेंट में मतलब जो स्टिमुलस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या इंडिविजुअल हैं जिनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे, पहले से ही हम उसको क्या कर लेंगे, गुड और बैड कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है उसके संदर्भ में हम एक राय कायम करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमको क्या कर सकता है, वो कहीं ना कहीं उसे गलत राय भी कायम करने में, तो इस संदर्भ में हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत राय कायम करने में भी जो है रोल अदा करती हैं। जैसे हेलो यस। इफेक्ट का मतलब, जैसे एग्जांपल से समझे, जैसे कोई टीचर है वो स्टूडेंट्स के बारे में राय कायम कर रहा है, तो क्या करेगा, उन स्टूडेंट्स में से किसी एक को वो पसंद करता है, तो वो क्या चाहेगा कि वो बच्चा जो है वो अधिक से अधिक मार्क्स जो है किसी एग्जाम में लाए और वो
आगे निकले। तो क्या करेगा, वो मार्क्स देने में कहीं ना कहीं वो क्या है, वो उसको ज्यादा मार्क्स देते, क्योंकि उसे गुड कैटेगरी में उसने पहले ही मान रहा है ये अच्छा है और ये बुरा है, ठीक है। और तब वो मार्क्स देने में ये नहीं सोचेगा जो उसने काम किया उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसको मार्क्स दिए जाएं। उसने पहले से सोच लिया ये अच्छा है तो अच्छा ही लिखा होगा, क्योंकि वो चाह रहा है, उस वक्त उसका क्या नजरिया उसको इफेक्ट कर रहा है कि वो चाहता है कि वो बच्चा आगे निकले, ठीक है। इस वजह वो फैक्टर जो है वो उसको ज्यादा मार्क्स उस बच्चे को देने में क्या करेगा, उस बच्चे को देने में अपनी भूमिका अदा करेगा। तो वो कुछ बच्चों को, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं वो हमको कॉन्शियसली बायस नहीं दिखाई देगा, अनकॉन्शियसली भी उसमें बायस दिखाई देगा, क्योंकि उसमें उसका जो कारण है वो है कि वो चाहता है कि वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, आगे निकले, अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो। तो इस वजह से वो मार्क्स देने में कहीं ना कहीं इस फैक्टर से जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। इस यस प्रकार मैम। से हेलो इफेक्ट का जो फैक्टर है वो इस तरीके से काम करता है। ये बेसिकली, क्योंकि हमें हर चीज का जो समझना है वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के या ऑर्गेनाइजेशन के पहलू के संदर्भ में ही एस्पेक्ट को लेकर देखना है। तो ये हेलो इफेक्ट का काम जो करता है वो स्पेशली तब यूज होता है जब कोई मैनेजर या हेड जो है अपने सबॉर्डिनेट्स की रेटिंग का काम करता है। सबॉर्डिनेट्स की रेटिंग का काम करता है तो पहले से ही उन्हें गुड या बैड कैटेगरीज में कर देता है। भाई मान लो किसी इंसान का परफॉर्मेंस एक जगह अच्छा हो तो क्या होता है, कई बार उसके परफॉर्मेंस अन्य एरियाज में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उसका माइंडसेट पहले हो गया होता है, पहले उसे गुड कैटेगरी में मान लेता है, तो वो क्या करता है कि अन्य जगह भी उसको बढ़िया मार्क्स या अन्य जगह भी उसकी बढ़िया रेटिंग में उसको ले आता है। और बेचारे जिनको बैड कैटेगरी में मान चुका है, उनका एक जगह परफॉर्मेंस चाहे वो अच्छा ना हो, लेकिन वो अन्य जगह भी उनकी रेटिंग को कम कर देता है। तो ऐसे में कई बार उसका जो ये डिसीजन जो होता है, रेटिंग जो वो सबॉर्डिनेट्स को देता है, वो कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है हेलो इफेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है परसेप्शन बनाने में। हमने पहले ये मान के चल दिया ये गुड है ये बैड है, कुछ उनके मतलब कुछ चीज स्टडी की, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कैटेगराइज कर दिया गुड और बैड में, और उसी के आधार पर हमने रेटिंग कर दी। ये नहीं देखा कि एक एरिया में वो अच्छा है दूसरे एरिया में वो अच्छा नहीं भी हो सकता, और यदि एक एरिया में वो नहीं अच्छा है दूसरे एरिया में वो अच्छा भी हो सकता है। तो उस बात को पूरा ध्यान में रखते हुए उसे रेटिंग करनी चाहिए, लेकिन ये फैक्टर जो है कहीं ना कहीं उस चीज को प्रभावित करता है। फिर आ जाता यस है आपका परसेप्चुअल कंटेक्स्ट। कहीं ना कहीं मैम, जो ये फिफ्थ पॉइंट है इसमें। हाँ ये इसका हाँ जो मैम, ये परसेप्शन इंटरप्रिटेशन में कुछ जो मैं फैक्टर्स आपको है जो। इसमें हाँ फैक्टर्स में लिखवा रही हूँ। मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट किया, एक एट्रीब्यूशन लिखवाया, एक यस मैम। स्टीरियोटाइप लिखवाया, फिर आपको लिखवाया था परसेप्ट परसेप्शनल सेट लिखवाया, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हेलो इफेक्ट, और फिफ्थ पॉइंट लिखवा रही हूँ मैं आपको परसेप्चुअल कंटेक्स्ट। यस मैम। ठीक है। द कंटेक्स्ट इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फ्लुएंसेस द परसेप्शन। जिस कंटेक्स्ट में वो ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है वो उसको परसेप्शन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर क्या है वो उसके कंटेक्स्ट पे भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। वो कंटेक्स्ट क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वो क्या है, एक तरीके से कंटेक्स्ट है। किसी के बिहेवियर को यदि हमें समझना है तो उसे सही संदर्भ में समझना होगा। यदि हम उसे संदर्भ में नहीं समझेंगे तब तक हम जो है सही दृष्टिकोण नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो व्यक्ति किसी और फैक्ट्री में काम कर रहा हो और और वही व्यक्ति यदि दूसरी फैक्ट्री में काम कर रहा हो, तो दोनों का कल्चर अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है। तो ऐसे में दोनों ही जगह पर उसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट बना रहेगा। मान लो कोई बच्चा है एक स्पोर्ट्स फील्ड में और एक सब्जेक्ट स्टडी जो मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है क्लास में, उसमें वहां पर दोनों जगह उसका बिहेवियर एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में अंतर है। भाई वहाँ वो क्लास सब्जेक्ट की पढ़ रहा है और वहां पर वो क्लास किसकी पढ़ रहा है, स्पोर्ट्स क्या है। तो दोनों जगह उसका परफॉर्मेंस जो है वो अलग अलग होगा। यदि हमें उसके बिहेवियर को समझना है तो इस कंटेक्स्ट को भी समझना होगा जहाँ पर वो बिहेव कर रहा है, जहाँ पर वो परफॉर्म कर रहा है। तो परसेप्चुअल जो कंटेक्स्ट है उसको वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं
जो है परसेप्शन के निर्माण में, दृष्टिकोण बनाने में जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी और बहुत सारे फैक्टर्स बचे हैं, मैं आपको फाइनली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। जैसे इसमें परसेप्चुअल डिफेंस है, लिख लो आप, पॉइंट्स लिख लो। परसेप्चुअल डिफेंस, यस मैम। प्रोजेक्शन, यस। इल्यूजन, यस मैम। फिर है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यस मैम। फिर है इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी। यस मैम। ये इंटरप्रिटेशन के और कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिटेल में मंडे नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जो इंटरप्रिटेशन के दौरान जो है उसको प्रभावित करने का, इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। ठीक है, यस। कहीं कोई प्रॉब्लम या कोई पहले वाले लेक्चर में या अभी वाले में कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ क्लियर करनी हो तो आप पूछ सकते हैं। नो नो मैम। ठीक है, सब क्लियर है आपको अब तक? यस मैम। आपने बुक वगैरह कंसिडर, जो मैंने आपको बुक्स बताई थी, आपने वो कुछ ली है, आपने देखी उसमें? मैम यहाँ पे तो इधर मार्केट में तो है नहीं मैम, शायद मेरठ जाना, सिटी जाना पड़ेगा। अच्छा, तो जी आप मैम। मेरठ में ही तो रह रहे हो? मैम इधर मोदीपुरम साइड। अच्छा अच्छा, तो आपने जी लाल मैम। शॉप देखी, वहां से भी आप दे हाँ। सकते यस मैम, लाल बुक डिपो है वो अंदर जाके। यस मैम। हो। हाँ, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी। वहाँ पे यस मैम, वहाँ पे ट्राई कर लेंगे मैम। हाँ, वहाँ पर भी बुक्स का कलेक्शन अच्छा है। यस, वहाँ पे हाँ शायद मिल जाएगी मैम। हाँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगी बुक, ठीक है ना, यस। वहाँ पर भी यस आप मैम। कर सकते हैं। ठीक है, जी तो आप, मैम। मैं वैसे तो आपको पॉइंट्स वगैरह बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे इस फ्रेमवर्क में आपको वो समझना है। और बाकी आप बुक्स भी एक बार देख लेंगे। ऑनलाइन पे कुछ नहीं है आपका अवेलेबल कुछ? मैम ऑनलाइन देखा था, आउट ऑफ स्टॉक जा रही थी वो। आउट ऑफ स्टॉक जाती है, चलिए कोई नहीं। जी। जी और मैम। भी ऑनलाइन कुछ आपका मटेरियल इस टाइप से अवेलेबल हो जिससे कि आपको फिर जब तक आपको बुक नहीं मिल रही है तब तक आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको पॉइंट साथ साथ लिखवाती जाऊंगी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यस। यस मैम। ठीक है बेटा, ओके। ठीक ठीक है, ओके मैम।